हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू है और आज हम बात करने वाले डॉक्टर राजा दुबे के बारे में, जो उन्होंने शिक्षा का एक ऐसा मिसाल खड़ा किया है जो बैतूल में मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो छात्र जाना चाहते हैं, उन लोगों को उनकी सक्सेस की सीढ़ी बना के उनको आगे तक पहुंचाने का काम किया है। और उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और उनके लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपको सुन के थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। पहले सर आप अपने बारे में बताइए। सेवाजहां सभी को। मैं डॉक्टर राजा दुबे, मेडिटेक केयर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर और साथ में मेडिटेक केयर इंस्टीट्यूट में बायोलॉजी का फैकल्टी भी हूँ। और मैं एक ग्रामीण अंचल से बिलोंग करता हूँ। जैसे मेरे गांव का नाम ग्राम नसाड़ी है, पोस्ट रतनपुर। मेरे पापा जी का नाम आदरणीय श्री मना सिंह दुबे जी हैं, जो किसान को। सर मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जैसे सक्सेस के लिए टाइम का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए, आप कोई भी लक्ष्य बनाइए, किसी भी क्षेत्र में कार्य कीजिए, समय जो होता है, टाइम इज गोल्ड। अगर हमने टाइम का यूटिलाइज कर लिया, मेरा हमेशा सिद्धांत है, मैं हमेशा स्टूडेंट को बताते रहता हूँ, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो ये तीनों लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन इन तीनों में समय का सबसे बड़ा रोल। आज हम देखते हैं कि जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं, आज यदि हम बात करते हैं कि जो 12th पास हो जाते हैं, या हम बात करते हैं ग्रेजुएशन कर लेते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर भी उनको समय, मतलब जो लक्ष्य होता है, वो सही समय पर लक्ष्य का निर्धारण नहीं करते हैं। इसी का यही कारण है क्या जो असफल हो रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सही समय में एक बेहतरीन लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए और समय के साथ साथ उनको मेहनत करना चाहिए। समय, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे स्वरोजगार के क्षेत्र की बात करें, सामाजिक क्षेत्र की बात करते हैं, यदि हमारा जो विकास हुआ या दूसरे देशों का यदि विकास हुआ है, तो उन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग काम किया है। और टाइम के साथ यदि हम चलते हैं तो निश्चित तौर से हमको चाहे जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें उस क्षेत्र में सफलता मिलती है। मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव कहता है। जी सर, तो आप जैसे कई लोग चाहते हैं कि हम मतलब अच्छे से पढ़ाई कर ले और एक पर्टिकुलरली एक जॉब हासिल कर ले और हम समाज के लिए कुछ नहीं करते, तो क्या उनको भी मतलब समाज के लिए थोड़ा सा योगदान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके समाज से होती है। आज यदि मैं आदिवासी समाज में पैदा हुआ हूं, तो आज देखिए, मैं इस बैतूल शहर के अंदर डॉक्टर राजा ध्रुवे लिखा था। राजा तो बहुत होंगे, ध्रुवे बहुत कम होते हैं। कई सारे लोग अपनी पहचान छिपाते हैं, परंतु हमें पहचान नहीं छिपाना चाहिए, हमें अपने समाज का नेतृत्व करना चाहिए। आज बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है कि जो लोग पढ़ लिख कर नौकरी में लग रहे, क्या उनको समाज के क्षेत्र में विकास में सहयोग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जिस समाज ने उनको पढ़ाया लिखाया, उनको पहचान दिया, तो वो समाज के विकास के लिए पहली प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए। मैं तो कोशिश करता हूं, जो एजुकेशन है, एजुकेशन के माध्यम से हमारे जो बैतूल जिला, ये बेसिक नीड थी, एजुकेशन हमारे बैतूल जिले की बेसिक नीड थी। और हम लोगों ने यहाँ पे एक संस्थान का निर्माण किया, स्थापना किया कि आज दूर दराज के ग्रामीण अंचल चाहे शहर, जो जरूरतमंद स्टूडेंट पढ़ लिख कर जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से जितने स्टूडेंट पढ़ लिख कर यदि आज वो सक्षम होते कहीं जॉब करेंगे, तो उनको समाज में बिल्कुल सहयोग करना चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी भी प्रकार से उनको सहयोग करना चाहिए। क्योंकि यदि ये सहयोग करते हैं तो निश्चित तौर से इन लोगों के नीचे जो फौज खड़ी है, ये लोग भी उसी विकास धारा में आगे बढ़ेंगे। और कई बच्चे सफलता इस प्रकार देखते हैं कि जैसे आप एक एजुकेशन से एक बच्चों का एक निर्माण भविष्य तय करते हो, तो कई लोगों का ऐसा विचार रहता है कि नहीं, मतलब मैं भी सर की तरह बनूंगा, तो क्या ऐसा विचार सही रहेगा बच्चों के लिए? देखिए, अब वो सर के तरह बनना है नहीं बनना वो अलग बात है। देखिए, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखते हैं कि कई सारे महान लोगों का मतलब वो नाम लेता है कि मुझे उसके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना है। वो पूरी डिपेंड करती है
कि उसको घर से कैसे संस्कार मिल रहे हैं। यदि घर से अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, माता पिता उसकी बराबर केयर कर रहे हैं सभी प्रकार से, तो निश्चित तौर से वो बच्चा बड़ा होकर भी माता पिता के जैसे बनना चाहता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य, वर्तमान समय में ये हो रहा है कि बच्चा दूसरे लोगों का नाम लेता है। अब देखिए, जिस बच्चे को उन्होंने मतलब छोटे से लेके कपड़े कैसे पहनते, स्कूल कैसे जाते, पढ़ते कैसे, उन्होंने सभी चीजें माता पिता ने दिया। उसके बाद क्या होता है कि बच्चा बड़े होकर किसी महान व्यक्ति का नाम लेता है, मुझे बड़े होकर उसके जैसा बनना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कुछ सामाजिक जो ज्ञान होता है, इसमें सामाजिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, इस चीज की कमी होती है। आज यदि माता पिता लोग यदि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो निश्चित तौर से वो बच्चा कल में माता पिता का भी सम्मान नहीं करेगा, किसी का भी सम्मान नहीं करेगा, और निश्चित तौर से वो दूसरे व्यक्ति के जैसा बनना चाहेगा। तो कोशिश होना चाहिए, प्रत्येक माता पिता की ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान करना चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने माता पिता के जैसे बनना चाहे। मतलब माता पिता मतलब किस प्रकार की शिक्षा दे बच्चों को, ताकि वो अपने बच्चे उनकी जो भविष्य है वो तय करें। मतलब किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए माँ बाप को? देखिए, आज जिस तेज गति से विकास हो रहा है, या जो हम बात करें जिस प्रकार आज होड़ मची हुई है एक दूसरे को पीछे करने के लिए, मतलब कुल मिला के हर कोई व्यक्ति विकास की धारा में जुड़ना चाहता है। लेकिन होता क्या है, हमने देखा है जो माता पिता जो लोग रहते हैं, कई सारे जो माता पिता रहते हैं, जैसे हम ये नहीं कहते हैं कि वो लोग अगर अशिक्षित है तो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, संस्कार नहीं दे पाएंगे, पूर्ण रूप से गलत है। यदि माता पिता अगर अशिक्षित भी है, यदि समझदार है तो बराबर उस बच्चे को वो स्कूल भेजेंगे, उसको अच्छा मतलब सामाजिक ज्ञान देंगे, सांस्कृतिक ज्ञान देंगे, नॉलेज देंगे, तो निश्चित तौर से जो बच्चा है आगे जाके वो परिवार के लिए भी, और कुल मिला के क्या होता है, वो उनके जो भी लक्ष्य होंगे उसको पाने के लिए अग्रसर होंगे। और क्या होता है कि देखिए, माता पिता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में हो क्या रहा है कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज लोग सोशल मीडिया में अपन बात करते हैं, अपने बच्चों को देखिए, जिनके भी माता पिता लोग बहुत सारे जो लोग हैं अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी वो लोग अपने बच्चों को क्या है कि मतलब ट्यूशन भेजते हैं, कहीं दूसरे जगह पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो क्या होता है कि जब तक माता पिता लोग यदि अपनी शिक्षा का सही उपयोग अगर अपने बच्चों को देने में नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से क्या होता है कि ऐसे शिक्षा से कुछ विकास की संभावना तो होगी नहीं। तो बेटर ये है कि हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहिए। जैसे अपन बात करते हैं, देखिए, अपने बच्चे यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल सहयोग करना चाहिए, उनको किसी चीज के लिए मना नहीं करना चाहिए। मतलब जो है, हमें अपने बच्चों के लिए जागरूक रहना चाहिए। हर क्या कर रहा है बच्चा, क्या नहीं कर रहा है, पूरा उनका दिनचर्या पे नजर रखना चाहिए। क्योंकि जिनके पालक जागरूक होते हैं उनके बच्चे बहुत अच्छी जगह पर जाते हैं, और जिनके पालक जागरूक नहीं रहते हैं उन बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। ऐसा मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ, पालकों को भी देखा हूँ, जिनके बच्चे मतलब पालक लोगों की मतलब जागरूकता की कमी के कारण बच्चे लोग उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। जी, शिक्षा से क्वेश्चन है कि बच्चे मतलब फोकस, कई लोगों का फोकस नहीं रहता पढ़ाई में, कुछ बच्चों का, और कुछ लोगों का रहता है जो एकदम से कैचिंग कर लेते हैं, और वो अपनी जो पढ़ाई में वो फोकस कैसे करें, उनको मतलब क्या टिप्स देना चाहो? देखिए, बहुत सारे जो बच्चे हैं, अब मेरे को भी पढ़ाने का अनुभव लगभग 10 साल से ज्यादा का हो गया है, तो मैंने देखा हूं कि बेजान चीज में हमें जान कैसे डालना है। तो इस चीज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। देखिए, पहली बात क्या होगा कि उन बच्चों पे अपन मतलब किस प्रकार से गोल को और किस प्रकार अग्रसित करें। तो जो छोटा सा बच्चा होता है, आज देखिए कि आज प्राइमरी स्कूल का बच्चा, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, तो आज अगर हम बात करें छोटे छोटे बच्चों से, जब मैं ग्रामीण अंचलों में जाता हूं, तो वो बच्चे, कई लोग बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे नेता बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे डांसर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, ये बोलते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, वो छोटे छोटे जो नन्हे बच्चे, उन्हें ये नहीं पता कि कलेक्टर बनने के लिए क्या करना है, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है। तो पहली बात, बच्चे का जब गोल डिसाइड होगा,
देखिए, बिना गोल के, बिना लक्ष्य से, चाहे वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उद्देश्य विहीन कोई व्यक्ति होता है तो कभी भी वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करता। तो बच्चों को पहले, आप शिक्षक हो, माता पिता हो, तो बच्चे को प्रोत्साहित करें। बच्चों को प्रोत्साहित कैसे करें कि पहले देखें, स्कूल लगता है 6-7 घंटे के लिए, बाकी टाइम पालकों के पास रहते बच्चे, तो पालकों को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की रुचि किस साइड है, तो हमें उसी तरफ बच्चों को भेजना चाहिए, उसी तरफ मोटिवेट करना चाहिए, मतलब बड़ा सहारा देना चाहिए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हमने देखा है, हम बैतूल के बच्चों की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों की बात कर रहे हैं। जब मैं स्कूल में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, या ग्रामीण अंचलों में सोशल वर्क में जाता हूँ, या जो भी अन्य जो कार्य होते हैं उसमें जाता हूँ, तो मैं जब बच्चों से पूछता हूँ कि आप अभी तक कुछ लक्ष्य बनाए, तो लगभग 100 में से 80 बच्चों को है पता ही नहीं कि उनको करना क्या है, उनका जीवन का उद्देश्य क्या है। तो सवाल ये है, आप किसी भी फील्ड में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, तो सबसे पहले आपको लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है। एक गोल डिसाइड होना बहुत जरूरी है, और यदि गोल डिसाइड है आपका, तो उसके लिए पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करें, जुनून के साथ मेहनत करें। और अगर आपको डॉक्टरी क्षेत्र में जाना है, नीट फाइट करना है, IIT फाइट करना है, तो सबसे पहले सिलेबस पता करें, क्या पैटर्न होता है, माइनस मार्किंग का क्या रेशो होता है, यूपीएससी अगर दे रहे हैं तो क्या होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने स्टेप में होता है। ये जब तक अपन ये चीज पहले से नहीं जानेंगे ना, तब तक उस क्षेत्र में हमको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए दुनिया में कोई भी कार्य करो, आप बिजनेस करो, आप स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करो, या तो फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करो, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों में एक टारगेट होना चाहिए। यदि हम टारगेट को लेकर चल रहे हैं, तो क्या होता है कि आप टारगेट को लेकर चलोगे तो जल्दी सक्सेस मिलेगी, उतनी ज्यादा अर्निंग भी होगी। तो ये गोल का बहुत बड़ा रोल होता है। सर, कई बच्चे जो अभी वीडियो देख रहे होंगे, वो लोग 10th स्टैंडर्ड में होंगे, और उनको 10th स्टैंडर्ड में हो गए तो 11th में कई सारे सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, जैसे आर्ट हो गया, मैथ्स, बायो और ये चीजें। तो वो सब्जेक्ट कैसे ले और वो कैसे सिलेक्ट करे, वो उस प्रकार का जो उनका जो पॉइंट है कि कई बच्चे ऐसा भी होते हैं जो इनने मतलब कोई एक दोस्त ने ले लिया कि मैथ्स ले लिया, तो उनने भी ले लिया, मतलब एक देखा सीखी लेते हैं, पर उनको किस प्रकार मतलब अपना सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, वो उसके बारे में कुछ बोला। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि देखिए, गोल 10वीं जो होता है, 10वीं जब पास हो जाते हैं, 10th पास हो जाते हैं, तो 10th में जब बच्चा रहता है तब डिसाइड होना चाहिए कि उसको करना क्या है। आज हो क्या रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से इतने दिन से मैं एक शिक्षण संस्थान चला रहा हूं, तो मैंने देखा कि कई सारे ग्रामीण अंचल के बच्चों को मालूम है यदि डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ता है ये नहीं पता, तो आर्ट ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, या होम साइंस ले लेते हैं, उसमें भी डॉक्टर बन सकते हैं, पर इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, आप पीजी करोगे, जैसे यूजी होगा, कॉलेज होगा, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद आपको पीएचडी करने को मिलेगा, तब डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगा। डॉक्टरेट मतलब आपके सामने डॉक्टर लगेगा, नाम के सामने। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चा यदि मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो 10वीं में उसको पता हो जानी चाहिए कि हमको अगर डॉक्टर बनना है तो कौन सा सब्जेक्ट को चयन करना है। तो इसके लिए क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं मार्गदर्शन देते हैं, पर प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि स्कूल में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 9th और 10th में ही काउंसलिंग होना चाहिए, कैरियर काउंसलिंग होना चाहिए बच्चों की, ताकि वो 10वीं के बाद इस प्रकार की समस्याओं से ना जूझे। हमने व्यक्तिगत रूप से इस समस्या को फेस किया है। जब इधर उधर जब जाते हैं तो बच्चे जब हमसे पूछते हैं कि सर हमारा ये सब्जेक्ट, हम डॉक्टर बनेंगे कि नहीं, हमने बीए लिया तो हम नीट क्यों नहीं भर सकते, तो हम उनको बताते हैं कि बेटा हर क्षेत्र में जाने के लिए कुछ ना कुछ लिमिटेशन, सीमाएं होती हैं, योग्यताएं निर्धारित होती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस चर्चा के माध्यम से बताना चाहूंगा कि यदि बच्चे मेडिकल के क्षेत्र में, डॉक्टरी क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उनको 12th के बाद 11th में बायोलॉजी लेने की आवश्यकता है। यदि बायो वाला स्टूडेंट सोचता है यार कि
मुझे भविष्य में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना पड़ सकता है, जी तो उसको बायो के साथ एडिशनल मैथ्स रखने की आवश्यकता। जी सर। और यदि किसी को आईआईटी के क्षेत्र में जाना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो उसको मैथ्स लेने की आवश्यकता है। और यदि मैथ्स वाला कभी ऐसा सोचता है कि यार मैं गलती से मैथ्स ले लिया, मुझे मेडिकल की फील्ड में जाना है, तो वो 12th में भी आके एडिशनल बायोलॉजी करवा सकता है। और जैसे आर्ट वाले हो गए, आर्ट वाले तो आपको जानते हैं, जितने भी जो यूपीएससी या प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं, जो आर्ट वाले बच्चे, कई लोग मैंने देखा हूं कि व्यक्तिगत रूप से क्या होता है, मानसिक रूप से ऐसा सोचते हैं कि हमारा सब्जेक्ट आर्ट है तो हमारे तरफ कोई मार्गदर्शन देने के लिए नहीं आते। लेकिन हम मेडिटेक की पूरी टीम सभी स्कूलों में जहां जहां जाती है, तो आर्ट में भी जाते हैं, कॉमर्स में भी जाते हैं, होम साइंस में भी जाते हैं, बायोलॉजी में जाते हैं, मैथ्स में जाते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं। तो 10वीं के बाद उनका सब्जेक्ट चयन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और सब्जेक्ट चयन बहुत बड़ी समस्या है। आप जैसे आपने कहा कि यहाँ पर देखा से कि सब होता है, जी सर। ये बिल्कुल ये भारत की एक परंपरा है। हमारे भारत देश में क्या होता है, अब मैं क्या बोलूं, किसी ने इधर कान पकड़ा तो उधर ही गए। उसका परिणाम देखना चाहिए कि आगे क्या परिणाम होगा, इधर जाने से क्या हो सकता है, इधर जाने से क्या हो सकता है। तो इसीलिए हमारी रुचि के हिसाब से हाउ टू डिफरेंशिएट एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिरुचि। हमारी रुचि, इंटरेस्ट जिधर है उधर जाना चाहिए, जिसमें ज्यादा ताकत ऐसा लगता है कि हम लगा सकते हैं, तो उस क्षेत्र में अगर जाएंगे, रुचि रहेगी, तो हम उतना ज्यादा हमारे पास एटीट्यूड रहेगा। एटीट्यूड का मतलब होता है अभिव्यक्ति। हम उतने ज्यादा ताकत से उस चीज को पढ़ेंगे, सफलता अर्जित करेंगे। तो सब्जेक्ट चयन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम लोगों ने, जहां तक बैतूल जिले की बात है, लगभग 90% की समस्या को दूर कर दिया है। हमारी मेडिटेक की टीम लगातार जिले में नहीं, आसपास के जिलों में भी जाकर मार्गदर्शन दे रही है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन हुआ हमारे साथ सर के साथ, और हम उनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि कई बच्चे जानना चाहते होंगे सर की, मतलब सर किस प्रकार से पढ़ाई करते थे होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इतना बड़ा बुक कैसे पढ़ लेते होंगे, मतलब नॉलेज किस प्रकार एक्वायर करना चाहिए बच्चे को। देखिए, पढ़ने का तरीका जो होता है सबका अलग अलग होता है। जैसे आपने पूछा कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, तो जैसे मैं स्कूल लाइफ, प्राइमरी स्कूल की बात करूं, और प्राइमरी स्कूल में गांव में पढ़ा हूं, और मिडिल स्कूल 8वीं तक मैं गांव में पढ़ा हूं, हमारे पैतृक गांव में। तो हमने देखा कि हमारे समय क्या होता था, सेल्फ स्टडी करने की आदत बन गई थी। उस समय कोई कोचिंग वोचिंग रहती नहीं थी, तो सेल्फ स्टडी। उसके बाद मेरा उत्कृष्ट स्कूल, जब मध्य प्रदेश में जब पहली बार उत्कृष्ट स्कूल प्रारंभ हुआ था, उस समय मेरा चयन हुआ था यहाँ पर बैतूल जिले के उत्कृष्ट स्कूल के लिए। तो मैंने 8वीं में लगभग हमारे ब्लॉक में प्रथम रहा था उस समय, मतलब 8वीं पास होके आया था। तब गांव में बहुत अच्छा एक प्रकार से जलवा टाइप का था, टॉपर। लेकिन जब मैं बैतूल में आया, तो उत्कृष्ट स्कूल ने पूरे जिले के टॉपरों को छान के ला लिया, सेलेक्ट करके। तो इसमें हम लोग गांव में टॉपर थे, लेकिन स्कूल में सबसे पीछे नंबर लग गया, मतलब गुमनाम की जिंदगी जी हम लोगों ने 12वीं तक। तो रही बात जो पढ़ने की जो प्रोसेस है, या अपन बात करते हैं जो रणनीति, मैं ज्यादातर सेल्फ स्टडी में विश्वास करता हूं। और जैसे रात के, अब मैं 11th से मैं बात करता हूँ, 11th में जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं, मैं उसको रात के समय पढ़ता था, और सुबह के समय 4 बजे से जब उठता था तो बायोलॉजी पढ़ता था। आज भी वही प्रोसेस है। और क्या होता है, मैं जो मैप होता है, जो नक्शा होता है, या डायग्रामेटिक, जैसे मैं बायो पढ़ाता हूं, तो बच्चों को हमेशा हर टॉपिक पे डायग्राम बनाता हूं, ताकि उनका पूरा इमेज उनके माइंड में बने, और फिर उसके छोटे छोटे नोट्स बनाता हूं। जैसे मैं बाहर कहीं घूमने भी गया था, तो बढ़िया एक अपने पास जो ब्लैंक पेज रहता था, उसमें शॉर्ट नोट्स बनाता था, उसको देखता था कि ये आएगा,
तो पूरी पिक्चर बन जाती थी। और आज की जो युवा पीढ़ी, जो आज के जो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ते हैं। जी सर। तो मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, आप शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए। थ्योरी अगर आपको पता है तो शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, और जब इच्छा हो, जब आपका मन लगे, तब पढ़ाई करना। नहीं तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखा है कि वो 24 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत कम निकलता है। लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट आपने देखा होगा, हमने भी देखा है कि बहुत कम पढ़ाई करते हैं लेकिन बहुत अच्छा स्कोरिंग करते हैं। सवाल ये नहीं है कि हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, सवाल ये नहीं कि 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, सवाल ये है कि हमने अगर 5 घंटे भी पढ़ाई किए तो हमारे माइंड में कितना वो रहा, हमारे माइंड ने कितना गेन किया है। तो ये क्या होता है कि अपन को डायग्रामेटिक और हर चीज, छोटी छोटी चीजों को मतलब अपने हिसाब से मैप या शॉर्ट ट्रिक्स, या अपन बात करते शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ाई करें तो निश्चित तौर से लंबे समय तक वो याद रहता। मैं तो अभी भी वही पढ़ाई करता हूँ। मैं एमबीबीएस में भी वैसे करते थे। हमारे बहुत सारे एमबीबीएस में तो बहुत दिक्कत हुई मुझे, फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि इंग्लिश मीडियम होता था और हम लोग हिंदी मीडियम वाले थे। लेकिन क्या होता था कि हमारे जो मित्र लोग थे ये बहुत हेल्प किए, सीनियर सर लोगों ने बहुत हेल्प किया, बैचमेट ने बहुत हेल्प किया, तो वो सब चीज हो जाता है। तो पढ़ने का जो तरीका हम लोगों ने बिल्कुल इसी प्रकार रखा। सर, आपका जो सवाल है वो बहुत मतलब प्रीमियम है। और आपसे क्वेश्चन एक और है, जो मेरा भी क्वेश्चन है कि डाइट का भी कुछ रोल है क्या, मतलब इस पढ़ाई में? बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये क्या होता है कि ये मेरे पर भी लागू होता है कि देखिए अपन जितना मेहनत करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके इसको समझाता हूं कि हमने एक पेड़ लगाया, मतलब एक पौधा लगाया, या पौधे से पहले हम बात करें बीज की, तो बीज जमीन में लगाया तो वो मतलब बीज तभी उगेगा जब उसको नियमित रूप से उसका क्या होगा, केयर होगा, मतलब पानी मिलेगा, सभी प्रकार की जो क्या होना चाहिए, निदाई खुदाई अपन सामान्य शब्दों में इसको बोले तो पानी होना चाहिए समय में, उसको खाद मिलना चाहिए, ये सब चीजें मिलना चाहिए, मतलब केयर। हाँ, मतलब अगर अपन उसका समय पे केयर करते हैं तो क्या होता है, किसी भी दुनिया की कोई भी वस्तु हो, प्राणी हो या कोई भी हो, उसको आगे बढ़ने के लिए क्या होगा, भोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और भोजन समय पे मिलना चाहिए, और भोजन कैसा होना चाहिए, क्वालिटी युक्त होना चाहिए। आज हम भारत देश की बात करते हैं, जो भारत देश के जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, वैसे तो गरीबी में जी रहे हैं, ऊपर से शासन प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, तो क्या होता है, कुपोषण का शिकार होता है। प्रोटीन की कमी से जैसे बीमारियां होती है, मरासमस और क्वाशियाकोर जिसको बोलते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो शरीर निर्माता है वो प्रोटीन है। खाना वो लोग भी खाते हैं, खाना शहर वाले भी खाते हैं, लेकिन होता क्या है कि शहर में जो माता पिता लोग रहते हैं, सक्षम रहते हैं, तो वो अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाते हैं, तो बच्चों का माइंड अच्छा चलता है, पढ़ाई करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गांव के लोगों का नहीं चलता, क्योंकि मैं भी गांव का ही हूँ, और आज तक दुनिया की जितनी प्रतिभाएं निकली होगी आपको पता होना चाहिए, ग्रामीण अंचलों से निकली। लेकिन सवाल ये है कि क्या होता है, किसी भी अगर अपन स्टूडेंट की बात करते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसकी ग्रोथ के लिए एक बेस्ट न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। अगर न्यूट्रिशन नहीं है, अगर हम बात करते, देखिए आज अपन गाड़ी चला रहे हैं, सपोज दैट आप एक 2 व्हीलर चला रहे हैं, मैं 4 व्हीलर चला रहा हूं, वो गाड़ी तब तक चलेगी जब तक उसमें पेट्रोल होगा, बोले तो खाना होगा, हाँ, ईंधन होगा उसमें तो वो चलेगी, और नहीं है तो नहीं चलेगी। तो वही रोल अपने शरीर में भी होता है कि अगर हमारे शरीर में भोजन है, सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में है, पोषक तत्व है, तो हमारी ग्रोथ जल्दी होगी और हम सफलता जल्दी अर्जित करेंगे। और आगे हम क्वेश्चन करते हैं कि जैसे कई बच्चों का मतलब यहाँ से मतलब कई पढ़ने आते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब उनका जो दिनचर्या है वो ऐसा होता है कि जैसे सेल फोन की बात करें तो सुबह उठते हैं सेल फोन पकड़ लेते हैं, और शाम को भी सेल फोन रात भर तक चलाते हैं, या पढ़ाई में बहुत कम पढ़ते हैं, और इस प्रकार से वो अब चाहते हैं कि हमको सफलता मिले। तो इस पॉइंट पर आप क्या कहना चाहोगे?
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हमने देखा है कि अभी सोशल मीडिया चलाना बहुत अच्छी बात है, जी लेकिन क्या होता है स्टूडेंट के लिए, क्या होता है लिमिट से अगर वो चलाते हैं तो निश्चित तौर से उनके लिए फायदेमंद है। आप देख रहे हैं कि जो प्रशासनिक सेवाओं की जो जितने भी जो प्रशासनिक क्षेत्र में जाने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षा हो, तो इसमें क्या होता है कि अपडेट रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि इसके साथ साथ बच्चे लोग एडिक्ट होते जा रहे हैं। वो हर व्यक्ति का क्या होता है, ये व्यक्तिगत समस्या है, अपन उस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ दिनों से हमने देखा कि जब से कोरोना इस भारत देश में आया है, तब से लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से सबसे ज्यादा पढ़ाई की है। कई लोग कान में हेडफोन लगा के रखे कई घंटे, तो लगभग बहरे होने के कगार पर आ गए हैं बहुत सारे। कई सारे लोगों को चश्मा लग गया, चश्मा नहीं लगा तो हेडेक की प्रॉब्लम होने लग गई। रात भर इतनी छोटी सी स्क्रीन वाली मोबाइल को वो देखेंगे तो क्या होता है कि मतलब पूरी एनर्जी यहाँ पे लग रही है, जो अल्ट्रावायलेट रेस निकल रहे डायरेक्ट कहाँ आ रहे, बॉडी पे। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हेडेक बढ़ने लग गई, मतलब अपन बात करते हैं आई में प्रॉब्लम होने लग गई, ईयर में प्रॉब्लम होने लग गई। तो क्या होता है, सोशल मीडिया का उपयोग जरूरी है। आप व्हाट्सएप फेसबुक चला रहे, अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उसके लिए क्या होगा कि जो एक अपने हित के लिए हो, जो समाज हित के लिए हो, जो खुद के फायदे के लिए हो, तो उसका उपयोग उतना ही करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम ज्यादा अगर उपयोग करेंगे तो एडिक्ट हो जाएंगे, और कोई भी चीज या कोई भी अपन सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करेंगे तो हम एडिक्शन का शिकार हो जाएंगे। एडिक्शन का मतलब होता है लत, और यदि इस बीमारी से अपन बाहर नहीं निकलेंगे, क्या होता है ये एडिक्शन जो होता है, इसको मैं ऐसे समझाऊं कि जिस प्रकार एक शराब पीने वाला व्यक्ति शराब के बगैर नहीं रह सकता, वैसे मोबाइल चलाने वाला व्यक्ति मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो क्या होता है कि सोशल मीडिया बहुत, देखो कई लोगों को सुपरस्टार बना दी रातों रात, कई लोगों को सुपरस्टार से सीधे ग्राउंड स्टार बना दी। तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से क्या होता है कि ज्यादातर मैनुअली स्टडी करे। ऑनलाइन एजुकेशन ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मैं कई बार सोशल मीडिया में बोल चुका हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदायी साबित हो सकता है। काफी लोग तो मतलब सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई लोग मैंने देखा हूँ कि अगर मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूँ कि एक फैमिली में उनकी माँ है, पापा जी शायद नहीं है, और उनके 2 बच्चे, वो पबजी और फ्री फायर नाम का गेम है। अभी तो पबजी बंद हुआ है, और मैंने अभी रिसेंटली न्यूज़ पढ़ा था कि वो फिर से वापस आने वाला है। तो जो बच्चे हैं अधिकतर बड़े लोग घर के, वो पबजी खेलता है, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हो जाते हैं, ये कैसे खेलते हैं, किस प्रकार खेलते हैं वो भी देखते हैं। और उस प्रकार से अगर मान लो वो बड़ा व्यक्ति अगर कहीं से घर से चला गया, तो बच्चा उठा लेता है मोबाइल और वो पबजी गेम निकाल के खेलता है। तो उसमें और घर के माता पिता उनको कुछ काम बताते हैं तो सुनते भी नहीं कोई। तो इस प्रकार से मतलब क्या इसका कुछ इस पॉइंट में आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए सोनू भाई, मैंने एक्चुअली क्या होता है कि मेरे पास तो इतना समय नहीं रहता है। जी सर। मैंने पबजी का नाम सुना हूँ, और ये क्या होता मुझे तो नहीं मालूम। जी सर। तो देखिए, मैंने अभी एक जो सवाल आपने इससे पहले किया था उसमें भी यही बताया कि एडिक्शन है ये। जी सर। क्या होता है कि अगर किसी को अच्छा लगता होगा तो धीरे धीरे क्या होता है वो डिजायरनेस बनने लगता है। जी सर। डिजायरनेस जस्ट लीड एडिक्शन। जी सर। एडिक्शन जस्ट लाइक हैंडीकेप्ड, मतलब जो गेम खेलता है ना वो चल नहीं पाता है, वो खेलते रहेगा चलेगा नहीं तो हैंडीकेप तो कहलाएगा। तो हो क्या रहा है, देखिए माता पिता लोग खेल रहे, अच्छी बात है, बच्चे भी खेल रहे, ठीक है। वो उनका जो शौक है, उनकी हॉबी है, लेकिन इसको हावी नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कोई भी अगर ज्यादा हम खेलेंगे तो क्या होता है हम दूसरे काम नहीं कर पाते हैं। एक शौक है कि हमको खेलना ही खेला, आज दिन भर हमने भी, हमारे बहुत सारे मित्र लोग खेलते हैं, यार हमको पबजी खेलना है, हमको कौन कौन सा गेम खेलना है,
बट क्या होता है कि वो एक एडिक्शन है। एक समय समय की बात अलग है कि अपन मनोरंजन के हिसाब से खेल रहे हैं, लेकिन अगर उसका ज्यादा उपयोग अगर होने लगे तो दिक्कत होती है। तो इसमें माता पिता लोग जो है वो लोग अपने बच्चों को थोड़ा सा समझाइश दें, उन्हें थोड़ा सा समझाए कि बेटा दिन भर गेम नहीं खेलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, इससे समय वेस्ट होता है। तो ऐसे अगर प्रोत्साहित करेंगे और खुद माता पिता भी बच्चों के सामने ये नहीं खेलेंगे तो निश्चित तौर से बच्चे भी नहीं खेलेंगे। क्योंकि क्या होता है, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को, देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो जो भी देखता है वैसे ही सीखता है। तो इसलिए माता पिता को सावधानी रखनी चाहिए कि अपने बच्चों के सामने ऐसे गेम ना खेले। नहीं तो कल में अगर बच्चे खेलेंगे और माता पिता मना करेंगे तो आजकल साइड इफेक्ट ज्यादा है। बच्चे क्या बोलेंगे, आप भी तो गेम खेलते हो, तो आप खेलते हो तो हम क्यों नहीं खेल सकते हैं। तो जब ये सवाल आएगा तो फिर माता पिता के सामने सोचने वाली समस्या आ जाएगी। इसलिए माता पिताओं को बच्चों के सामने ऐसे मतलब थोड़ी समझाइश देनी चाहिए और उनको भी अगर ये गेम खेलना है तो थोड़ा उनके सामने नहीं खेलना चाहिए। और बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे उनको ज्यादा से ज्यादा करियर के लिए, पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, समझाइश देना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए। सर से कुछ क्वेश्चन बचा है एक दो जो उनसे पूछना चाहूँगा। सर हर कोई समाज की बात करता है कि हम समाज को जगा रहे हैं, हम एक इस प्रकार समाज को जगा रहे हैं कि उनको शिक्षा के बारे में जगा रहे हैं, हर मतलब एक प्रकार से जागरूकती हर चीज में। लेकिन जैसे आप जिस प्रकार जगा रहे हैं वो एक शिक्षा, एक आपका नीच है, नीच मतलब एक कैटेगरी है शिक्षा। तो आप शिक्षा के लिए एक प्लेटफॉर्म भी तैयार करके रखे हो जो बच्चे आपके अपना भविष्य बना तय कर सकता है। लेकिन कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जगा रहे हैं लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे तो मेरे लिए समाज के लिए भी बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि किसी को गाना बजाना अच्छा आता है या किसी को कंप्यूटर चलाना या कुछ भी, मतलब एक हर एक व्यक्ति के अंदर एक क्रिएटिविटी जैसी चीजें होती है, तो वो उस चीज को कहाँ प्रदर्शित करे, कैसे करे। तो इसके बारे में कुछ कहूँगे सर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चूंकि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बुराई नहीं करता, मैं सोचता हूं कि मैं क्या करता हूं, मैं कितना बेस्ट कर सकता हूं। कई सारे राजनीतिक पार्टियां आती है एक दूसरे की बुराई करती है, मैं उन लोगों को भी सजेस्ट करता हूं कि आप अगर विगत सरकार ने कुछ नहीं की हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बेस्ट करके बताएं। और उसी प्रकार मैं जितने जो पूरे देश में जुड़े ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूं, परंतु मैं जिस काम के लिए जाता हूं वही काम करता हूं। जैसे सोशल प्रोग्राम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें लोग मुझे बुलाते हैं एजुकेशन के लिए, आप बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करना करियर के लिए, किस प्रकार वो अपने सफल भविष्य निर्माण करें। तो बहुत सारे संगठन अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि संगठनों को अब रणनीति के साथ काम करने की आवश्यकता है। हम यदि रात्रिकालीन कोई सोशल प्रोग्राम में जाते हैं या डे में जाते हैं, दिन में जाते हैं, उसका टाइम डिसाइड होना चाहिए। और उसमें क्या है कि जो भी आप कार्यक्रम रखे हैं वो रूपरेखा पहले से तैयार होनी चाहिए। मेरा एक ही सिद्धांत रहता है, हमारे संस्थान में भी हम वही काम करते हैं कि कौन सा टीचर क्या बोलेगा, कौन से स्टूडेंट क्या बोलेगा, उसका टाइम कितना होना चाहिए, ये सब पहले डिसाइड करते हैं। तो जो सोशल जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो सामाजिक संगठन जो है, ये लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि समय समय के हिसाब से इसमें क्या होगा, अपडेट या कुल मिला के नोटिफिकेशन बहुत जरूरी है, रूपांतरण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि इतने सारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आज ग्रामीण अंचलों में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे कि आपने सोचा कि बहुत सारे जो गाना गा रहे हैं, नाच गाना होता है, तो क्या होता है पहले डिसाइड होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जहां अगर जरूरी है वहीं हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की आवश्यकता है, नृत्य डांस करने की आवश्यकता है, बाकी हर जगह करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए होता क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, स्कूल जाते हैं, वो रात में कार्यक्रम करते हैं, सही। तो जब रात में कार्यक्रम में रहेंगे तो दिन में कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि टाइम लिमिट रहना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए। नहीं तो हम 20-30 साल से सामाजिक संगठन के माध्यम से बहुत सारे ये कार्य कर रहे हैं,
लेकिन कोई परिवर्तन तो दिख नहीं रहा है। जी सर। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि देखिए सामाजिक संगठनों का मतलब होता है कि देखिए हम जितने जो प्रोग्राम करते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये जो इतना जो आर्थिक रूप से जो पैसा इन्वेस्ट होता है या वेस्ट होता है उसको सही जगह पर उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाने के लिए ऐसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन आगे आना चाहिए। जी सर। देखिए राजनीतिक संगठनों में तो बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं, तो मेरा एक ही उद्देश्य है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ एक मास्टर भी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे नेतृत्व करने वाले योग्य मतलब लीडर तैयार करें जो समाज का भी नेतृत्व करे, क्षेत्र का भी नेतृत्व करे, जिले का नेतृत्व करे, प्रदेश का नेतृत्व करे और राष्ट्र का नेतृत्व करे। तो ऐसे अगर हम युवा पीढ़ी जो वास्तव में जो लोग पढ़ रहे हैं उनको अपना आर्थिक रूप से सहयोग करें, या हम बात करें जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनको सहयोग करें, या जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको यदि बिजनेस के क्षेत्र में सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर से हमारे जो ग्रामीण अंचल के बच्चे या शहर के जो जरूरतमंद बच्चे आगे मैंने सर से काफ़ी क्वेश्चन करे हैं और जाते जाते हम 2-3 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, क्योंकि सेकंड बार इंटरव्यू कब होगा ये तो समय तय करेगा। तो सर आप अपने ऑडियंस व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे अपने 2 शब्दों में? सबसे पहले हमारे जो सोशल मीडिया के जो मित्र हैं, चाहे सोशल मीडिया में जो नहीं भी होंगे, तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जिस प्रकार मुझे सहयोग मिल रहा है वर्तमान में, उसी प्रकार आगे भी मिलते रहना चाहिए, ताकि हम आप सभी के लिए एक नई ऊर्जा के साथ एक बेहतर कार्य कर सकें, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके, हमारे जिले का विकास हो सके। और आप भी कोशिश करें, आप भी हमें सोशल मीडिया में सहयोग करें, क्योंकि जिस प्रकार हम अच्छी जानकारियों को शेयर करते हैं, आप लोगों के समक्ष साझा करते हैं, तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप लोग भी बढ़िया उन जानकारियों को दूसरे अपने जो छोटे छोटे भाई बहन जो ज़रूरतमंद है उन लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि हो क्या रहा है, हमारे जो बहुत सारे जो मित्र लोग हैं सोशल मीडिया चलाते ज़रूर हैं, लेकिन क्या होता है उसका उपयोग कैसे करना है। क्या होता है कि समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए करना चाहिए, जो सबके फायदे के लिए है, ऐसा उपयोग करना चाहिए। और जितने जो सोशल मीडिया के जो मित्र लोग हैं मुझे बहुत सहयोग करते हैं, और इन्हीं के कारण आज लगातार सोशल मीडिया में मेरे फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे और बढ़ेंगे, और निश्चित तौर से हम सब लोग मिलके हम बेहतर कार्य करेंगे। और मैं और एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि माता पिता जो है वो अपने बच्चों को के प्रति किस प्रकार सजग रहे उनकी शिक्षा को आगे बढ़ने के लिए? बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत शानदार क्वेश्चन, क्योंकि ये वर्तमान परिदृश्य का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमने देखा क्या जिस तेज गति से यहाँ पर पूरे भारत देश में, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार अपन बात करते हैं कि हमारा भारत देश विकास की धारा में बढ़ते जा रहा है, तो हमने देखा जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं जब शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे आसपास गाँव के आसपास भी कोई स्कूल या कॉलेज हो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, तो हमने देखा है कि जिस तेज़ गति से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, साथ में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनमें नकारात्मकता भी आ रही है, और वो लोग एक नकारात्मक क्षेत्र या अपन बात करते हैं गलत क्षेत्र में भी जा रहे हैं, कैरियर से भटक के अन्य क्षेत्र में जा रहे हैं। तो पालकों की जिम्मेदारी होती है कि बच्चा दिन भर में क्या कर रहा है, स्कूल में क्या क्या सीखा है, कॉलेज में क्या क्या सीखा है, कोचिंग संस्थान में क्या क्या सीखा है, इसके लिए आप उनसे ज़रूर एक बार शाम को पूछें। आप नौकरी कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं या अन्य कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको शाम के समय निकाल के अपने बच्चों को थोड़ा समय देना है, उनके साथ मिलना है, उनको अकेला नहीं छोड़ना है, उनके साथ बैठना है, पूछना है क्या क्या कर रहे हैं, क्या हुआ, क्या समस्याएं हैं, क्या करना चाहते हो, इसमें कौन सी समस्याएं आ रही है। तो जब पालक लोग जब जागरूक रहेंगे तो निश्चित तौर से बच्चे आगे जाएंगे। और यदि मान लो पालक जागरूक नहीं रहेंगे तो इसके हानिकारक, या हम बात करें
दूसरे जो अपन बात करते हैं कि जो उनके जो बच्चे हैं वो गलत क्षेत्र में जा रहे हैं, मतलब गलत संगति में जा रहे हैं, दुष्परिणाम। दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे भविष्य में। और मिल ही रहे, बहुत सारे जो पालक हैं, बच्चे पढ़ने तो आते हैं लेकिन कई कई उनका क्षेत्र बढ़ जाता है यहाँ पर आके। जी तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि यदि आप अपने बच्चे को अपनी दौलत समझते हैं तो आप अपनी दौलत के लिए ईमानदारी से सजग रहिए और उसको मदद कीजिए, हर प्रकार से मदद कीजिए और जागरूक रहिए। निश्चित तौर से आपका बच्चा आपका नाम रोशन करेगा। यदि आप जागरूक नहीं रहते हैं तो आपका बच्चा बिगड़ जाएगा, गलत संगति में आ जाएगा, वो उसका नाम तो खराब करेगा ही करेगा, आपके पूरे परिवार का, गांव और क्षेत्र का नाम बर्बाद करेगा। तो इसीलिए सवाल ये है कि आप अच्छे जागरूक पालक बने और अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। बिल्कुल सर। आगे हम कुछ फिर एक क्वेश्चन आ गया मेरे माइंड में, क्योंकि अब ख़त्म करना था पॉइंट, लेकिन एक क्वेश्चन और आ गया कि जिन बच्चे अभी 10th स्टैंडर्ड में होंगे और 9th स्टैंडर्ड में होंगे, 11th 12th पढ़ रहे होंगे, जो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या फिर डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना चाहते हैं, तो वो अपना किस प्रकार का एजुकेशन आगे ले, क्योंकि आजकल स्कूलों में उतनी पढ़ाई नहीं हो रही है और वो अगर उनको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो वो दिशा कैसे तय करे वो? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 10वीं जब बच्चा पास होता है, पास होने के बाद तो उसके पास समय रहता नहीं है, इसलिए 10वीं में जब पढ़ाई करता है तो उसको उसी समय निर्धारित कर लेना चाहिए कि अगर उसको डॉक्टरी क्षेत्र में जाना है तो उसको एक अच्छे काउंसलर से मिलना चाहिए। जैसे काउंसलर से मिलने से क्या फ़ायदा होगा कि जो काउंसलर होता है उसको बताएगा कि आपको अगर डॉक्टरी क्षेत्र में जाना है, मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, तो आपको कौन से सब्जेक्ट लेने की आवश्यकता है। तो मैं यहीं पे बता देता हूँ बच्चों को कि यदि आपको मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य बनाना है तो आप 11वीं में बायोलॉजी सब्जेक्ट लीजिए, और यदि कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है तो मैथ सब्जेक्ट लीजिए। ये अपन बात करते हैं जो सीए करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंट, तो वो कॉमर्स लीजिए। या अपन बात करते हैं कला के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो बीए लीजिए, बैचलर ऑफ आर्ट। तो 10वीं के बाद उसका सब्जेक्ट का चयन होना चाहिए। और 12वीं पास जब होता है, स्पेशली मैं मेडिकल वालों की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग, तो मैंने पहले ही बोला हूँ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। टाइम, प्लेस एंड पर्सन। पहली से लेके 12वीं तक तो शिक्षक लोग ध्यान देते हैं, लेकिन 12वीं जब 12th पास होता है तो कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता। सब नए मित्र लोग आएंगे, नया कॉलेज मिलेगा, नए मित्र लोग, नए टीचर मिलेंगे, वहाँ कोई इस प्रकार से मार्गदर्शन नहीं देगा। तो सवाल ये है, यहाँ से शुरुआत होती है टाइम, प्लेस एंड पर्सन। 12वीं के बाद वो तुरंत सही समय में एक बेहतर, एक अच्छे शिक्षण संस्थान में उनको प्रवेश लेना चाहिए, और उसके बाद अच्छे गुरुजन भी मिलना चाहिए। और ये सब चीज़ें अगर उन्होंने डिसाइड कर लिए तो बढ़िया, उनको रोज एक आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास जिसको अपन बोल सकते हैं, आत्मविश्वास नामक एक आइसक्रीम खाना चाहिए। अब आइसक्रीम नहीं समझेंगे बच्चे लोग, या जो मेरे जो मित्र लोग हैं जो मुझसे बड़े होंगे या बराबरी के होंगे या छोटे होंगे, तो आइसक्रीम का मतलब होता है, आ से होता है आत्मविश्वास, ई से होता है इच्छा शक्ति, सा से होता है सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण, फिर आता है कि क्रियाशीलता, हमें एक्टिव रहना है। उसके बाद आता है क्रीम, महत्वाकांक्षी, एम्बिशन ऑफ लाइफ, हमें महत्वाकांक्षी होना चाहिए। पहला क्या, आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक। उसके बाद इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति। उसके बाद सा से सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, की से सजग रहना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, एम से महत्वाकांक्षी, या अपने को लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वाकांक्षी होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अगर आप ये आइसक्रीम रोज खाते हो तो निश्चित तौर से आप
अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल करोगे। सर मेरे भी कुछ क्वेश्चन हैं कि मेरे क्वेश्चन ये है कि जैसे हम एग्जांपल अपने हर कोई भाग दौड़ की ज़िंदगी में वो कभी भी उठते हैं, कभी भी जागते हैं, कभी भी कहीं पे भी अपना जो दिनचर्या है वो इस प्रकार बिगाड़ के रखा है कि वो अपने लाइफ को सही तरीके से नहीं जीता। तो उनकी दिनचर्या कैसा डिसाइड करना चाहिए उनको? देखिए, दिनचर्या का तो ऐसा है, लाइफ स्टाइल को ऐसे मैनेज करके रखो, मतलब ऐसा है कि अपने को आराम करने का भी समय मिलना चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन का युग चल रहा है। हर कोई व्यक्ति कमाने के लिए दौड़ रहा है। जी कितना भी कमा ले, किसी का पेट भरता नहीं है। जी सर। और मेरा ऐसा है, देखिए मैं भी कमाता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं लाइफ को बिंदास जीता हूँ और हमारे स्टूडेंट को भी बिंदास जीने के लिए बोलता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए, अपने को काम भी करना है और अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करना है, मतलब कैसे अपने को बैलेंस बना के चलना है, हमें खुश रहना है। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, कल किसी ने देखा है, आज हम खुश रहेंगे, आज हम अच्छा काम करेंगे, तो कल अगर हम जिंदा रहेंगे तो हमारा दिन अच्छा होगा। सही, आज अगर हम अच्छे हैं तो कल बहुत अच्छे होंगे और परसों उससे अच्छे होंगे। मतलब इंग्लिश में इसको ये कहें, आज अगर हम गुड है तो कल बेटर होंगे और परसों अगर रहेंगे तो बेस्ट होंगे। तो हमें अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, खुश होकर भी, हैप्पी खुश होकर करना है तो मज़ा आता है। जैसे मैं 24 घंटे सतत रूप से मैं यहाँ वहाँ, मैं हॉस्पिटल भी देखता हूँ, मतलब पेशेंटों को भी देखता हूँ, स्टूडेंट को भी देखता हूँ, और समाज सेवा के क्षेत्र में भी सतत रूप से कार्य कर रहा हूँ। और इस प्रकार मैंने मैनेज किया हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने ये देखा हूँ कि कल किसी ने देखा है, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। और जितना आप कमा रहे हैं उसमें खुश रहना सीखो। जी सर। खुशी नाम की चीज़ नहीं आज की युवा में, चेहरे में स्माइल होनी चाहिए। बिल्कुल सही, परेशान रहने से हमारी समस्याएं हल नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। इसलिए कोई भी काम करे, बिंदास होकर काम करे, खुश रह के काम करे, सफलता मिलेगी। और जितना हम खुश होकर काम करेंगे, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। यही मेरा सिद्धांत है। कई लोगों को टाइम नहीं मिलता सर, और आपको देखते हुए मतलब कई लोग सोचते होंगे कि सर किस टाइप से अपना टाइम को मैनेज कर लेते होंगे, क्योंकि एक कोई प्रोग्राम में, हॉस्पिटल और अलग अलग तरह की अलग अलग चीज़ों में, सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होके अपना टाइम को बहुत बेहतर तरीके से मतलब मैनेज कर पाते हो। वो कैसे कर पाते हो, इस चीज़ को मैं भी जानना चाहता हूँ सर। देखिए, ये अब इसको मैं कैसे बताऊं। देखिए, मैं क्या है, कोई भी काम, देखो 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचते रहता हूं और हमेशा सकारात्मक सोचते रहता हूं। मैं जिस प्रकार जैसे सोचता हूं, मैं हमेशा, एक मेरे अंदर ऐसी भावना है, मैं हमेशा जब भी, मैं कई बार सोशल मीडिया में भी शेयर किया हूँ और रियल में भी करता हूँ कि देखिए, अपने को ऐसा काम करना है। मनुष्य जीवन बहुत दिन बाद अपने को मिला है, तो हमें ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, ये धरती, तो हम यहाँ पे एक्टर है, तो हमें यहाँ पे सुपरस्टार बनना है। अगर कल में हम नहीं रहेंगे, मान लो हम एक्टर है, हीरो है, तो हमें काम ऐसा करना है कि पर्दा गिरने के बाद भी लोग तालियां बजाते रहना चाहिए। बिल्कुल सर। सही, तो ये काम अपन करेंगे तब होगा। लोग काम करते नहीं है, हीरो बनने की सोचते हैं। हमें काम करना है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं 1 मिनट भी किसी के काम आ सकूं। कई सारे लोग बोलते, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि आप इतना टाइम सोशल मीडिया इधर उधर कैसे निकाल लेते हो, तो ये सब निकालना पड़ता है। हम एक मनुष्य जीवन में हैं, तो हम अभी तो बहुत सारे काम करना बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो ये ट्रेलर है। ऊपर वाले ने जिसके लिए भी भेजा है, हम काम करेंगे, वो धीरे धीरे होगा। लेकिन हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि जो कई सारे लोग बोलते हैं, कई सारे लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं। देखिए, हमारे मिठास और हमारे जो बोलते हैं ना कि मिठास जो हमारे विचारों में होना चाहिए, हमारे दृष्टिकोण, हमारी सोच में होना चाहिए।
हम कितने भी पैसे कमा लें, कुछ भी, अगर हमारी अच्छी सोच नहीं है तो हमें लोग सम्मान नहीं देंगे, रेस्पेक्ट नहीं देंगे। हमें अच्छी सोच के साथ लोगों को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सर। और मैं ये प्रयास करता हूँ, लोगों को बोलता भी हूँ कि देखो, आप अपने कपड़ों में थोड़ी देर के इत्र लगा लो, थोड़ी देर के लिए महकोगे। आप ऐसा काम करो कि जिंदगी भर महकते रहो। बिल्कुल सर। तो मेरा यही सिद्धांत है और इसी कारण मैं खुश हूँ और सबको खुश रख। और सर एक क्वेश्चन और है, जो कोरोना काल में जो एक एक ऐसा कोरोना काल समय आ गया था जो पूरे मानसिक रूप से कई लोग ऐसा सोच रहे थे होंगे कि मैं भी कोरोना से ग्रसित हो गया हूँ, और कई जिनको कोरोना नहीं हुआ वो भी ऐसा सोच रहे थे। और ये एक्चुअल में ये समय आपका कैसा बीता, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हो और एक शिक्षक भी हो और मतलब एक समाज सेवक भी हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन सोनू भाई की जैसे आपने किया है कि कोविड-19, चूँकि मैं कोविड-19 कोरोना वायरस के रूप में भी जाना जाता हूँ और जाना जा रहा हूँ। देखिए, मैं टीचर की भूमिका तो बाद में निभाता हूँ। मेरा पहला कर्तव्य डॉक्टर, मैंने MBBS की पढ़ाई किया सागर मेडिकल कॉलेज से, तो मेरा पहला जो कर्तव्य होना चाहिए चिकित्सा के क्षेत्र में। लेकिन जब बैतूल जिले को आवश्यकता पड़ी कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, तो इसीलिए एक डॉक्टर ने उनकी पूरी टीम तैयार किया और हम लोगों ने एक शिक्षा रूपी एक मंदिर का निर्माण किया। आज बहुत सारे बाबा साहब जैसे, आइंस्टीन जैसे लोग निकल रहे हैं और अपने समाज का, अपने क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। तो जैसा कि ये कोविड-19 का जो दौर था, बहुत ही डरावना सा, मतलब किसी ने देखा नहीं कि क्या है। डर इतना, फोबिया इतना ज़्यादा हो गया था, लोग घर से निकलना बंद कर दिए थे। किसी के घर में जाओ तो उनको दिक्कत हो जाती थी कि यार कहीं कोरोना तो लेके नहीं आया, कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं। तो मैं आप साफ सुथरी बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने जिस समय काम किया था कोरोना में, पूरे गांव मोहल्ले मोहल्ले में ऐसे ऐसे जगह पर गए जहाँ पर कीचड़, यहाँ रोड नहीं है, वहाँ जाते थे। और जिस समय हम लोगों ने काम किया है, बहुत सारे डॉक्टर लोगों ने अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया था ये कोरोना के डर से। लेकिन हमने काम किया, हमारी पूरी टीम ने काम किया। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को, जहाँ पर लोग भूखे मिले, उनको हम लोगों ने खाना दिया। जहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ी पैसे दिए, व्यक्तिगत में बात कर रहा हूँ। लेकिन कभी इन चीज़ों को मैंने सोशल मीडिया में अपलोड नहीं किया। मैंने शिद्दत से उनको मदद किया। मैं पॉपुलैरिटी हासिल नहीं करना चाहता। मैं डॉक्टर हूँ, मानवीयता का गुण को अच्छे से जानता हूँ, मानवता को अच्छे से जानता हूँ। लेकिन कई सारे लोगों ने अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए ना जाने एक रोटी देते थे, एक केला देते थे, सोशल मीडिया में 10 लोग फोटो खिंचाते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन मैंने जब कोविड में काम किया तो शुरू में मुझे भी ऐसा लगा कि यार कुछ तो होगा, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं लोगों की काउंसलिंग करता था, सैंपल लेने जाते थे हम लोग। तो वहाँ हम लोगों को बताते थे, जैसे कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता था, तो जैसे कोरोना पॉजिटिव वो निकला, उनकी जो मनोदशा, उसकी जो साइकोलॉजी बहुत नीचे हो जाती, तो मतलब वो मानसिक रूप से बहुत बीमार हो जाता था। तो हम उनकी काउंसलिंग करते, उनको अच्छा गाइड करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी वायरल फीवर होता था, सर्दी खांसी बुखार ये होता था, पहले भी ठीक हुए। क्योंकि कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। आज हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरक्षा तंत्र जिसको बोलते हैं, अच्छी डाइट लेने से हमारी प्रतिरक्षा तंत्र डेवलप हुई और उसी के माध्यम से वो लोग जीत रहे हैं आज। तो कोरोना इतना हानिकारक नहीं है जितना उसका डर, जितनी उसकी जानकारियां के माध्यम से लोगों ने डराया। मैं जहाँ पे भी गया, आज भी मेरे से लोग क्वेश्चन, मतलब जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है मैं जाता हूँ, लोगों को मार्गदर्शन देता हूँ। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को मैं घर घर जाके मतलब मेडिसिन प्रोवाइड किया, मेरे अपने जेब से, खुद के खर्चे से। जो लोग ऐसे लगे मुझे, जिन लोगों ने फ़ोन किया कि राजा भैया ऐसी ऐसी समस्या है, डर लग रहा है, तो मैं बाय फ़ोन, बाय व्हाट्सअप, बाय फेसबुक, आप लोगों ने देखना कोरोना काल में कितने सारे वीडियो मेरे डले फेसबुक में,
मैंने लोगों को जागरूक किया हूँ कि डरना नहीं है, सावधानी बरतना है, जी सर, क्योंकि सबसे बड़ा जो वैक्सीन है वही है। सावधान। क्या देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं फिर भी लोग नहीं सुने थे। मास्क लगाने में दिक्कत क्या हो रही है? जी सर, सही। बिल्कुल सर। तो ऐसे हम लोग लोगों को बताएं और हमने बहुत अच्छा काम किया। और आज देखिए कि भारत देश में जो कोरोना के केस इतने तीव्र गति से कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट अच्छा हो गया, क्योंकि लोगों के अंदर का डर खत्म हो गया। जी सर, तो मैं यदि डॉक्टर हूँ तो कोई भी आपके पास या मेरे पास आता है तो मेरी एक जिम्मेदारी है कि उसको पहले अच्छा मतलब उसको बताऊं, उस जानकारी दूं कि ये है क्या चीज़। जी, एक केस हमारे बैतूल जिले में निकला था तो पूरा बैतूल जिला बंद था, बिल्कुल सर। लेकिन अब जैसे जैसे केस बढ़े वैसे वैसे सब चीज़ ओपन हो गया। जी, क्या होता है कि कोई भी प्लान हमारे भारत देश के मतलब प्रधानमंत्री जी ने भी लॉकडाउन की घोषणा पहले करवाया था। बिल्कुल सर, क्या कोई भी काम अगर प्री प्लान होता है, मतलब प्री प्लान नहीं, प्लानिंग के साथ नहीं होता है, बिल्कुल सर। तो कार्य या योजना हमेशा फेल होती है। तो ऐसा ही हुआ। तो इसीलिए चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, जी, कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले प्लानिंग करें, क्योंकि कोरोना काल में गरीब लोग भूखमरी से मर चुके, बिल्कुल सर, सही। बहुत सारे पैदल आए, इनके साथ सरकार ने भेदभाव किया। बिल्कुल सर, अच्छे अच्छे जो धनाढ़ी लोगों के जो बच्चे थे उनको चीन से, दूसरे देशों से हेलीकॉप्टर से लाया, हवाई जहाज से लाया, ट्रेनों से लाया। लेकिन जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, पैदल आए बेचारे, इनको किसी ने मदद नहीं किया। बिल्कुल सर। कई सारे लोगों की रास्ते में मौत हुई, एक्सीडेंट से मौत हुई। कई बार एक घटना आपने देखा होगा कि ट्रेन भी हाँ चढ़ जी, गई थी। बिल्कुल देखा। तो क्या होता है, भारत देश में इस कोरोना काल के में बहुत सारे जो गरीब लोग हैं इनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, जी, कई लोगों की जानें गई, कई सारे लोग बेरोजगार हुए। तो ये बहुत कोरोना काल में हमको सीखने को मिला। और मुझे तो सबसे ज़्यादा सीखने को मिला, मैंने कोरोना में सेवा तो दिया ही दिया, और मुझे समझ में आ गया है कि अब ज़िंदगी कैसे जीना है, कि आगे अगर कोई इस प्रकार की कोई बीमारी आती है तो आगे वही व्यक्ति जिंदा रहेगा जिसके जेब में पैसा रहेगा। जी सर, तो इस कोरोना काल में हम लोगों ने बचत करने की सीख लिया। हमें हमारे जेब में अगर 100 रुपया है तो उसको कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ें सीख लिया। इसलिए जितने जो पालक हैं इनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अब बचत शुरू कीजिए, क्योंकि कल किस प्रकार की परिस्थिति बनती है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो आने वाला समय हो सकता है कि और विपरीत हो सकता है, प्रतिकूल हो सकता है। बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। मुझे बहुत गर्व फील होता है कि पूरे लोग, मैक्सिमम लोग नौकरी छोड़ दिए थे, उस समय हम लोगों ने कोरोना में सेवा दिया, शिद्दत से दिया। खुशी होती है। आज जो लोग मिलते हैं, राजा भाई आप लोग एहसान नहीं बोलेंगे बोलते हैं, तो मैंने एहसान की बात नहीं है, ये हमारा कर्तव्य, ये ड्यूटी है। और डॉक्टर की जिम्मेदारी और मास्टर की जिम्मेदारी दोनों को निभाया। इस कोविड-19 के दौरान हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन चलाया। जो हमारे जो नीट वाले बच्चे थे, नर्सिंग वाले बच्चे थे, उन लोगों के लिए हम लोगों ने बैतूल जिले में सबसे पहले हम लोगों ने एक एप्लीकेशन का डेवलपमेंट किया, जी सर, मतलब हमारा ऐप बनवाया खुद का। जी, फिर इस ऐप के माध्यम से पूरे बच्चों को हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जोड़ा और पढ़ाया। नीट वालों का एग्ज़ाम हो गया, वेटनरी वालों का हो गया, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम, नर्सिंग वाले बच्चों का एग्ज़ाम होना है। और ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अभी नीट का नया बैच प्रारंभ हो गया है। जी, तो ये बहुत सारे अनुभव हमने सीखा, और हम चाहते हैं कि ये अनुभव हमें भी निश्चित तौर से जीवन में आगे बढ़ने के लिए मतलब इंस्पायर करेंगे, जी सर, और लोगों को भी इंस्पायर करेंगे। बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत खुशी हुई कि मतलब हमने शिक्षा और चिकित्सा दोनों पे काम किया। जी सर। जाते जाते हम आखिरी क्वेश्चन और मतलब सवाल है जो आप इस इंटरव्यू को मतलब किस प्रकार का नज़रिया से देखते हो? ये मतलब आम जनता तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है। जो चीज़ क्वेश्चन शायद पूछना चाहिए था वो तो मैंने पूछा। लोगों के भी सवाल थे होंगे और भी होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल करे, और भी ऑडियंस और व्यूअर्स के सवाल होंगे। वो इस वीडियो के नीचे कमेंट में सेक्शन में लिख देना, तो सेकंड वीडियो कभी आएगा
इंटरव्यू में। और सर से हम लास्ट इस मतलब इंटरव्यू के बारे में पूछ लेंगे कि कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि देखिए हमारे सोनू इने जी जो कि बहुत ही मध्यम परिवार के स्टूडेंट हैं और अभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, अभी भोपाल में अध्ययनरत हैं। वो काफ़ी दिन से मुझसे आप मिलना चाह रहे थे, बट मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मेरे पास भी एक्चुअली समय तो नहीं था, लेकिन जब आपने बात किया तो मुझे अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपके अंदर जो डेडिकेशन है, वास्तव में जो अच्छे लोगों की कदर जो करते हैं, बोलते हैं ना कि हीरे की पहचान एक जौहरी करता है, तो मैं हीरा हूँ, आप जौहरी हो। तो आपने एक जौहरी का काम किया और बेहतरीन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किए आपने। और जहाँ तक मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन का समाधान किया भी है, और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाया हो। तो आगे जब भी कुछ होगा तो निश्चित तौर से हम बहुत अच्छी बातें और साझा करेंगे, ताकि समाज हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए हो। तो मैं सभी हमारे जितने जो युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कोई भी कार्य को करें, लेकिन डेडिकेशन के साथ करें, सकारात्मक रूप से करें, क्यों पूरी ईमानदारी से करें, तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। हमेशा एक दूसरे को बढ़ावा दें, हमेशा जो ज़रूरतमंद है मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप किसी की टांग को खींच रहे तो टांग को खींचना बंद करें और हाथ को पकड़ के खींचें, ताकि वो लोग भी हमारे बराबरी पर आएँ। जी धन्यवाद। तो आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के मन में अगर सवाल है, कुछ किसी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो या एनीवन कुछ भी, आप कमेंट में नीचे लिख दीजिए। अलग से क्वेश्चन तैयार करके सेकंड पार्ट आना चाहिए।